वेरी न्यूज़ी के साथ मैं हूं समीन नवाज। आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी माशरे में असातिज़ा की इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से। यूँ तो हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर तकारीब में असातिज़ा को ख़ासा काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम शख्सियत गर्दानते हैं, लेकिन उस तकरीब के बाद अक्सर ये देखने में आता है कि आम रूटीन में स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा को वो रुतबा नहीं दिया जाता जिसके वो हामिल होते हैं या जिसके वो अहल होते हैं। अब से कुछ वक्तों पीछे अगर बात कर ली जाए तो असातिज़ा किसी भी माशरे का एक काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और काबिल तकरीम शख्सियत हुआ करते थे और ऐसा ही उसके साथ सलूक किया जाता था। लेकिन हाल में क्या कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से न सिर्फ असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम में कमी वाक़ हुई है, बल्कि माशरे भी हमें ज़बूहाली का शिकार नज़र आते हैं। बात अगर किसी तरक्की याफ्ता ममालिक की जाए या ऐसे माशरों की जाए जिनको तहज़ीब याफ्ता गर्दाना जाता है, तो इन माशरों में असातिज़ा को एक बहरखू हैसियत हासिल होती है और एक ऊंचा मकाम उनको दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में हर गुज़रते दिन के साथ हम इसमें मुसलसल कमी होते हुए क्यों देख रहे हैं। असातिज़ा के ही इज़्ज़त व एहतराम के हवाले से, उनके मान सम्मान के हवाले से आलमी यौम असातिज़ा के मौके पर महकमा तालीम सिंध की तरफ से इनके एहतराम में एक तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा को अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मुख्तलिफ शील्ड से नवाजा गया। स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी अक्सर बेशतर असातिज़ा के ही एजाज़ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं और असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। सिंध के वज़ीर तालीम और सक़ाफ़त सैयद सरदार शाह कहते हैं कि असातिज़ा ज़िंदगी के सफ़र के रहनुमा होते हैं और काबिल उस्ताद ही हमें ज़िंदगी की मनाज़िल तय कराने में मुआवनत करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया को रोशनियाँ देने वाले असातिज़ा ही हैं, दुनिया की तमाम रौनकें और रानाइयाँ असातिज़ा के ही दम से हैं। ये भी कहा जाता है कि दुनिया की पहली उस्ताद एक माँ है, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी और दीगर जानदार या परिंदे की। तारीख़ी तौर पर अगर बात की जाए तो चीन के कन्फ्यूशस और यूनान में कुछ प्राइवेट असातिज़ा थे जो सवाल व जवाब के ज़रिए इल्म की शमा रोशन किए हुए थे। लेकिन बर्र-ए-सग़ीर में 300 साल क़ब्ल मसीह बाकायदा दर्स व तदरीस की बुनियाद रखी गई, जहाँ से चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी, तो मतलब के बर्र-ए-सग़ीर में पहली बार फॉर्मल तालीमी इदारे की बुनियाद रखी गई। उस्ताद की ताज़ीम के साथ साथ हमें ये भी तय करना है कि हमें अपने माशरे को क्या देना है, हमें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। इस वक्त अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सूबे सिंध की, तो यहाँ पर 30 से 32 लाख तलबा ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। इन प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी क्या है, इन प्राइवेट स्कूलों का मयार तालीम क्या है, इन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की किस तरह से शख्सियत को संवारने के लिए प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं, उनको निखारा जाता है और उनमें बेहतरी लाने के लिए, उनको माशरे का एक करामत फ़र्द बनाने के लिए क्या परफॉर्मेंस है, इस पर भी कुछ थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए, कुछ सिस्टम ऐसे होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स महज भारी फ़ीसें वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को जिस तरह से तरबियत देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही होती। तो क्या इसमें कोई कोताही उस्ताद की जानिब से है, असातिज़ा की जानिब से है, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है और बच्चों को उस तरीक़े कार पर नहीं डाला जाता जो कि होना चाहिए। अगर बात प्राइवेट स्कूलों की हम कर रहे हैं तो इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स की प्रोफाइलिंग ज़रूरी है ताकि ये भी मालूम हो सके कि प्राइवेट स्कूल हुकूमत की तरफ से तय करदा सहूलियात से आरास्ता हैं या नहीं, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी चेक करना चाहिए कि इसका मुजाहिरा किया जाता है या नहीं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ़ तबक़ात के बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम होते हैं और उनको उनकी क्लासेस के हवाले से ही कैटेगराइज़ किया गया होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे का ताल्लुक़ किसी वेल ऑफ फैमिली से है, कोई बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको बहुत VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर इसी स्कूल में उसी फ़ीस की अदायगी पर किसी सफ़ेद पोस्ट घराने का बच्चा ज़ेर तालीम है तो उसको एक अलग तरीक़ाकार से डील किया जा रहा होता है और ये तफ़रक़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है माशरे में क्लासेस को बरकरार रखने के लिए कि अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान तफरीक़ ख़त्म ना हो सके, जो यकीनन ख़त्म होना ज़रूरी है। और फिर अगर हम बात करते हैं इन्हीं स्कूलों की भारी भरकम फ़ीसेस के हवाले से, तो न सिर्फ भारी फ़ीसें ये वसूल करते हैं बल्कि उसके अलावा सालाना कुछ अलाउंसेस के मद में भी बच्चों से अक्सर व बेशतर कुछ प्रोग्राम्स के हवाले से भी रकूम जो है वो तलब की जा रही होती हैं। लेकिन वो उस्ताद और वो टीचर्स जो इन बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, इनको सिखाते हैं, इनको पढ़ाते हैं, इनको करामत फ़र्द बनाते हैं माशरे का, उनको वो मुआवजा नहीं अदा किया जा रहा होता जिसके वो अहल होते हैं।
یعنی لاکھوں روپے کی فیس وصول کر کے آپ ہزاروں روپے بھی اساتذہ کو تنخواہ نہیں دے رہے ہوتے، جبکہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کم از کم تنخواہ کا جو اسکیل ایک بنایا گیا ہے وہ 25,000 ہے، اور بیشتر اسکولوں میں ہمیں اساتذہ 25,000 سے بھی کم کی تنخواہ پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر بات کر لی جائے ان لوگوں کی جو غریب ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھے ویل آف اسکول میں ان کے بچے پڑھ سکیں، ان کو بھی وہ معیاری تعلیم دلوا سکیں، لیکن وہ فیسز اتنی بھاری نہیں ادا کر سکتے، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اس کا بھی یقیناً ایک قانون موجود ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان مالکان کو چاہیے کہ 10% غریب طلبہ کی مفت تعلیم پر بھی عمل کیا جائے، جو شق ایک موجود ہے قانون کی اس پر عمل کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فیس ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح سے، اس طریقہ کار سے، اس شق پر عمل کرنے سے ان کے بچے بہتر ادارے میں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اساتذہ کی کم از کم تنخواہ بھی 25,000 ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ ہو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو ہی سنوارنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ان تعلیمی اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے، تو کچھ اداروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، کچھ بڑے پرائیویٹ اسکولز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان اداروں میں اساتذہ بھی بہتر کام کر رہے ہیں، یہاں کے طالب علم بھی اساتذہ کے لیے ساتھ ان کو بہت اور کوآپریٹ کرنے میں نظر آتے ہیں، لیکن ان اسکولز کی ایڈمنسٹریشنز کچھ اس طرح کی کارکردگی دکھا رہی ہوتی ہیں، یا کچھ ان کی ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں تعلیمی اداروں کا وہ کردار نظر نہیں آتا جو کسی ایک بہتر معاشرے میں ہونا چاہیے، یا کسی ترقی یافتہ یا کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں ہم تعلیمی اداروں کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ایسا پاکستان میں ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کو ایک کاروبار کی طور پر چلایا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے اسکولز اپنے جو چین سسٹم ہیں اس کو ٹھیکے کے طور پر، ٹھیکیداری نظام کے تحت دوسرے لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، جو کہ غیر تعلیم یافتہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو کہ پروفیشنلز لوگ ہیں جن کا کام ہی محض کاروبار کو 2 سے 2 4 کرنا اور 5 کرنا ہوتا ہے، اور ان کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں معیار کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولوں کی ان چیزوں کو بھی تھوڑا فالو کیا جا سکے، تاکہ نہ صرف ہم معاشرے کو اچھے بچے فراہم کر سکیں، اچھے افراد فراہم کر سکیں، ملک کا مستقبل سنوار سکے، بلکہ جو ان اسکولوں میں اساتذہ ہیں، جو اہل اساتذہ ہیں، جو قابل اور تعلیم یافتہ اساتذہ ہیں، ان کو بھی ہم معاشرے میں وہ عزت و تکریم دلوا سکیں جو اس وقت ہم کم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔